तो राम राम जी दोस्तों। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे दिमाग में हमेशा द्वंद्व रहता है, हम बार बार भूल जाते कि ये चीज़ें अगर होती क्या है, इनमें अंतर क्या होता है। अध्यक्षात्मक और संसदीय व्यवस्था ये दोनों एक साथ आती, आखिर इनमें अंतर क्या है। संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था, इनमें क्या अंतर है। अर्ध अध्यक्षात्मक क्या होता है, ये कौन सी व्यवस्था है। तो ये सब शासन व्यवस्था है, तो हम इनके आपस में अंतर और आज के बाद में आप भूलोगे नहीं कि इसमें आखिरकार अंतर क्या है, ये क्या व्यवस्था है। शासन की अलग अलग व्यवस्था है दोस्तों ये। तो हम इनको विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान, उसमें ये टॉपिक है। तो हम देख लेते हैं, और कॉलेज एग्ज़ाम्स में भी ये टॉपिक आता है। तो सबसे पहले हम सामान्य समझ आपके लिए एक विकसित करता हूँ मैं कि इन सभी में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अध्यक्षात्मक, एक मिनट, कि संसदीय और अध्यक्षात्मक, ये क्या है। तो दोस्तों जो ये व्यवस्था है ना, ये मुख्यतः इनका नामकरण होता है कार्यपालिका व विधायिका के संबंधों के आधार पर जो संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था, इनका नामकरण होता है कार्यपालिका और विधायिका के संबंध क्या है। अब संबंध जैसे मैं बताऊँ आपको, अगर कार्यपालिका व विधायिका आपसी रूप से जुड़ी हुई का तात्पर्य यहाँ पर ये, जैसे हमारे देश की बात करते हैं भारत में तो जो विधायिका है, मतलब विधायिका क्या बोलेंगे, संसद है। विधायिका के सदस्य, आपको पता होगा, जो विधायिका के सदस्य वही कार्यपालिका में होते हैं, ठीक है ना, कार्यपालिका में होते हैं। तो विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका में, वो विधायिका में भाग लेते हैं और कार्यपालिका में वो अपना काम करते हैं। तो दोनों आपस में जुड़ी हुई है, तो आपसी संबंध होता है, इनमें घनिष्ठ संबंध होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका व विधायिका जब घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है, घनिष्ठ रूप से जुड़ी हो, तो उस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, संसदीय व्यवस्था। क्या कहेंगे, संसदीय व्यवस्था। तो ये तो हो गया हमारा एक प्रकार संसदीय व्यवस्था। जब कार्यपालिका विधायिका में से ही बनती है, मतलब विधायिका के लोग हैं वही कार्यपालिका बनते हैं, और दोनों की सदस्य होते हैं उनके पास, वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं, वो कार्यपालिका के सदस्य, और दोनों में भाग लेते हो। तो यहाँ पर हो गई हमारी ये संसदीय व्यवस्था। अब अध्यक्षीय व्यवस्था, इनका भी यही संबंध है, अध्यक्षीय व्यवस्था। तो इसमें होता है कार्यपालिका व विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, वह शक्ति पृथक्करण पाया जाता है इनमें, शक्ति पृथक्करण। स्वतंत्र का मतलब है यहाँ पर कार्यपालिका के सदस्य अलग होते हैं, उनका विधायिका से कोई संबंध, मतलब वो विधायिका के सदस्य नहीं होते। जैसे हमारे देश में होते हैं ना, जैसे कोई लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य वही है, वो मंत्री बनता है, ठीक है ना। लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में ये ऐसा नहीं होता है, मंत्री कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो एक दूसरे अलग अलग होती है, दोनों कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है, वहाँ पाया जाता है शक्ति पृथक्करण। क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग होती, कोई किसी कार्य में मतलब इंटरफेयर नहीं करता, ऐसे एक दूसरे से अलग होते हैं। हमारे संसदीय व्यवस्था में दोनों ही जो आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है ना, और उसमें अलग अलग होते हैं, दोनों की सदस्यता बिल्कुल अलग होती है, ठीक है ना। तो ये मेन अंतर है इनमें। अब जैसे फिर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन हम थोड़ी समझ विकसित कर लेते हैं। संघात्मक, चला एक छूट गया ना, वो अध्यक्षात्मक देख लेते हैं हम। अर्ध अध्यक्षात्मक ये छोड़ दिया हमने, अर्ध अध्यक्षात्मक है।
अध्यक्षात्मक। देखिए ये व्यवस्था नहीं है अभी, इसका 1958 में इसका जन्मदाता है फ्रांस में आई थी ये व्यवस्था। तो इसमें क्या होता है, संसदीय व अध्यक्षीय, इन दोनों का मिश्रण होता है। मतलब वो दोनों की कुछ व्यवस्थाएं, इनमें विशेषताएं इनमें पाई जाती है, तो इन दोनों का मिश्रण है। जैसे फ्रांस में है, रशिया में है, फिनलैंड में है, तो ऐसी व्यवस्थाएं पाई जाती है। अब देखते हैं हम संघात्मक और एकात्मक, इनमें क्या अंतर पाया जाता है। संघात्मक व एकात्मक, फिर हम विस्तृत इनके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे सामान्य समझ विकसित कर रहे हैं अभी। तो ये जो विभाजन है ये मूलतः होता है संघ व राज्य, या आप राज्य तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में जब बात करते हैं देश के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है, तो इकाई मान सकते हैं हम। इकाइयों के संबंध के आधार पर, संबंध के आधार पर, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था काम करती है वो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर, और संघात्मक और एकात्मक का हमारा विभाजन है वो होता है संघ और इकाई, मतलब राज्यों के संबंध के आधार, उनके संबंधों के आधार पर। ठीक है ना, तो ये है मूल अंतर है। तो अब हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं संसदीय व्यवस्था की। ठीक है ना, संसदीय व्यवस्था, अब इसकी चर्चा करते हैं। हाँ, तो कार्यपालिका व विधायिका घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती है, घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। मतलब जो कार्यपालिका सदस्य वो विधायिका से ही लिए जाते हैं, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है ना, दूसरी विशेषता हम देख लेते हैं कि इसमें उत्तरदायित्व पाया जाता है। उत्तरदायित्व है, इसका मतलब हो गया जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका पालिका वो विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी, मतलब जब तक निम्न सदन में उसका, निम्न सदन में विश्वास है कार्यपालिका का, जब तक वो टिकी रहेगी। जब अविश्वास आ गया तो वहाँ कार्यपालिका खत्म हो जाएगी, उसको भंग कर दिया जाएगा। तो इसमें उत्तरदायित्व पाया जाता है। एक हम देखते हैं संसदीय व्यवस्था की विशेषता है कि इसमें शक्ति का संलयन पाया जाता है। ठीक है ना, कार्यपालिका विधायिका आपस में जुड़ी हुई थी, वो उसी से संबंध, इसका शक्ति का संलयन इसमें पाया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा जब ये जहाँ पर संसदीय व्यवस्था होती है वहाँ पर दो प्रकार की आपको राजनीतिक वो शक्ति देखनी पड़ेगी। एक तो दो प्रकार के आप कार्यपालिका, वास्तविक व नाममात्र। जहाँ पर ये होगा संसदीय शासन व्यवस्था होगी, वहाँ पर दो प्रकार की कार्यपालिका को आपको मिलेगी ही मिलेगी। एक तो होती वास्तविक, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जो कि शासन का प्रमुख होता है। एक होता है नाममात्र, जो जिसके नाम से सारे कार्य किए जाते हैं, पूरे देश के सारे कार्य उसके नाम से किए जाते हैं, लेकिन वो नाममात्र का, उसकी कुछ भी चलती नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारे देश में राष्ट्रपति है, वो नाममात्र का है, सारे काम उसी के नाम से किया जाता है, लेकिन सब चलती किसकी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्रधानमंत्री होता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री है, पीएम। जैसे ब्रिटेन में राजा होता है, उसके नाम पे सारे काम होते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ किसकी चलती, किसकी वास्तव में, प्रधानमंत्री की। तो ये होता है नाममात्र वास्तविक। और देख लेते हैं इसके बारे में क्या अंतर है। एक हमारी विशेषता आ जाएगी कि जो कार्यपालिका है का विधायिका में बहुमत होता है, तभी तो वो सरकार बनाती है। विधायिका में बहुमत पाया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा नेक्स्ट हम विशेषता देख लेते हैं
कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। अब यहाँ पर ये क्यों होता है, हमने पहले एक पॉइंट बताया था मैं आपको कि यहाँ पर उत्तरदायित्व पाया जाता है, क्योंकि जब तक जो विधायिका है उसका विश्वास है कार्यपालिका में तब तक वो रहेगी। जब उसका विश्वास गया तो कार्यपालिका विधायिका उसको भंग कर सकती है, इसलिए ये कभी भी भंग की जा सकती कार्यपालिका, इसलिए इसका कार्यकाल अनिश्चित है। और दूसरी बात, विधायिका का भी अनिश्चित है। यहाँ पर विधायिका का भी कार्यकाल अनिश्चित होता है, क्योंकि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है निश्चित नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भी जो प्रधानमंत्री होता है वो कभी भी विधायिका को भंग करवा सकता है, निम्न सदन को भंग करवा सकता है। ठीक है ना, तो एक ये विशेषता होगी इसकी। और क्या देख सकते हैं हम, तो ये महत्वपूर्ण विशेषता होगी। हम और अब अध्यक्षीय व्यवस्था के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अध्यक्षीय व्यवस्था में दोस्तों हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख और शासन का प्रमुख दोनों एक ही होते हैं, मतलब अलग अलग पद नहीं होते। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रपति, इसको राष्ट्रपति शासन प्रणाली बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहते हैं इसको, शासन प्रणाली भी कहते हैं इसको, प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है ना, चलो मैंने पहले आपको वो एक पॉइंट छूट गया था, मैं आपको अभी यहाँ बता देता हूँ। ये अध्यक्ष हम बाद में करेंगे, एक पॉइंट वो रह गया था, वो बताना ज़रूरी है ताकि आप में एक थोड़ा समझ विकसित हो। ठीक है, तो हम उदाहरण देख लेते हैं, संसदीय व्यवस्था के उदाहरण। संसदीय व्यवस्था में हम किस किस देश को संसदीय व्यवस्था के नाम से जान सकते हैं। देखिए इनके उदाहरण अगर हम बात करें तो आपको ये व्यवस्था मिल जाएगी। संसदीय व्यवस्था भारत में है, इसका जनक कौन है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी संसदीय व्यवस्था मिलेगी आपको, ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी संसदीय व्यवस्था मिलेगी आपको। न्यूजीलैंड में भी संसदीय व्यवस्था बनेगी आपको। ठीक है ना, इसके अलावा आपको कनाडा के बारे में देखना। कनाडा में भी संसदीय व्यवस्था, तो हेड ऑफ द स्टेट इनका जो ब्रिटेन की महारानी वही होती है, क्योंकि यहाँ पर भी मोनार्की सिस्टम है। इन्होंने अभी डोमिनियन स्टेट है ये कनाडा। इसके अलावा जैसे जान सकते हैं हम जापान में भी राजा होता है, वहाँ पर संवैधानिक प्रमुख। जापान हो गया, जर्मनी हो गया, जर्मनी में प्रधानमंत्री नहीं कहा जाता, उसको चांसलर कहा जाता है। इटली हो गया, और हम देख सकते हैं हमारे बगल में देख सकते हैं दो पड़ोसी, पाक और बांग्लादेश, हमारे टुकड़े दोनों मतलब हमसे अलग हुए हैं, तो पाक और बांग्लादेश दोनों ये भी संसदीय व्यवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गए। अब हम अध्यक्षीय व्यवस्था आराम से कर सकते हैं, इनके भी उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उदाहरण ही बता देता हूँ, क्योंकि आपकी एक छवि बन जाएगी कौन से देश में कौन सी व्यवस्था है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से देश में ये अध्यक्षीय व्यवस्था काम करती है। तो अध्यक्षीय व्यवस्था में ये इसका जन्मदाता कौन है, इसका जन्मदाता मिलेगा आपको, क्योंकि ये भी ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन इसने जो भी गुलामी मानसिकता की जो भी चीज़ें थी बिल्कुल पूर्णतः ब्रिटेन से सारी चीज़ें अलग की इसने। यूएसए ब्रिटेन का गुलाम होकर भी इसने सब कुछ बदल दिया, जो ब्रिटेन का था उससे सब कुछ अलग नया बनाया। तो ये इसका जन्मदाता। और जो लैटिन अमेरिकी देश है वो ज़्यादातर इन्हीं में ये अध्यक्षीय व्यवस्था पाई जाती है, जैसे यूएसए हो गया, ब्राज़ील देख सकते हो, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो जैसे क्या बोलते हैं साउथ अफ्रीका, इसमें भी ऐसी व्यवस्था मिलेगी आपको अध्यक्षीय, वहाँ राष्ट्रपति होता है प्रमुख। जैसे मैक्सिको, इसके अलावा फिलीपींस हमारे एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में फिलीपींस, तो यहाँ पर ये अध्यक्षीय व्यवस्था है।
अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें पाया जाता है शक्ति का पृथक्करण, ठीक है ना। कार्यपालिका, इसी से संबंधित है कार्यपालिका व विधायिका के आपसी संबंध यहाँ पर घनिष्ठ नहीं होते, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अलावा एक और हम विशेषता देख लेते हैं इसके बारे में। इसमें कोई भी नाम मात्र या वास्तविक सत्ता नहीं होती। इसमें राष्ट्राध्यक्ष है ना, राष्ट्राध्यक्ष ही शासन व राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है। इसमें इसको मुख्यतः राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं हम, राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति होता है यहाँ पर कहा जाता है। दूसरी बात, कार्यपालिका व विधायिका दोनों का कार्यकाल निश्चित होता है। कार्यपालिका के सदस्य है ना, मैंने पहले बता दिया आपको, ये एक दूसरे से स्वतंत्र कार्यपालिका सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। सदस्य नहीं होते जैसे हमारी संसदीय व्यवस्था में होते हैं, तो ये स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्यपालिका में विशेषज्ञता को मौका मिलता है, विशेषज्ञता को मौका मिलता है, मौका मिलता है। राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को, वो विधायिका के सदस्य नहीं थे, उन्हीं व्यक्तियों को अपनी जो मंत्रिमंडल उनमें जगह देता है, जो विशेषज्ञ हो, जो विद्वान हो, उन्हीं को मौका देता हो। ऐसे ही जैसे संसदीय व्यवस्था में क्या होता कि मंत्री वही बनेंगे जो संसद के सदस्य होंगे, तो मजबूरी होती है उनको मंत्रिमंडल में लेना, लेकिन यहाँ उनके लिए कोई मजबूरी नहीं होती। वो उनको जो भी पसंद आ जाएगा कि भाई ये विद्वान है, इस क्षेत्र का ये ज्ञाता है, विशेषज्ञ है, तो वो उसको अपने मंत्रिमंडल में जगह देगा। तो विशेषज्ञता को इसमें मौका मिलता है, ठीक है ना। और क्या हो सकती है इसकी विशेषता, जैसे इसमें पाया जाता है किचन कैबिनेट भी पाया जाता है इसमें, किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट का मतलब जो इसने मंत्री बनाए, वैसे अमेरिका में इनको सचिव कहा जाता है, तो उसमें कुछ जितने मंत्री सबसे वो चर्चा नहीं करता, जो कि किचन तक जिसकी पहुँचो, मतलब सामान्य अर्थ में हम ऐसे अर्थ निकाल सकते हैं, जो 4-5 मंत्री होते हैं जिनसे वो ज़्यादातर चर्चा करता है, उनको वो किचन कैबिनेट कह सकते हैं। ऐसे ही संसदीय व्यवस्था में भी कैबिनेट पाई जाती है, उसको बोलते हैं शैडो कैबिनेट। जैसे जो विपक्ष ने एक अलग से कैबिनेट बना रखी उसको हम शैडो कैबिनेट, उसकी छाया मंत्रिमंडल। जैसे जो सरकार में जो दल है अगर उसकी सत्ता बदलती है, तो जो विपक्ष अगर सत्ता में आएगा, तो जो उसने कैबिनेट बना रखी है ना, छाया कैबिनेट, वही उसमें सरकार में उसको वही फिर वो वही पद मिल जाएंगे जो उसको शैडो कैबिनेट में है, ठीक है ना। और इसके अलावा हम क्या विशेषता देख सकते हैं इसमें। हाँ, अब हम शक्ति पृथक्करण की चर्चा कर लेते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था पॉइंट, शक्ति पृथक्करण पाया जाता है इसमें, शक्ति पृथक्करण। तो इसकी चर्चा, इसका जो जन्मदाता है इस विचार का, मोंटेस्क्यू है। मोंटेस्क्यू कहाँ का, ये फ्रांस का है। ये चर्चा किस में करता है, ये चर्चा करता है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये बुक है 1748 में लिखी इसने। ये कहता है कि जहाँ पर शक्ति पृथक्करण है वहाँ नागरिक स्वतंत्रताओं की अच्छे से रक्षा की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका
इनको एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया जाता है, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है ना। और इसके साथ इसने एक सिद्धांत दिया है इनके साथ कि ये अलग अलग दिशाओं में नहीं, मतलब सभी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग शक्ति को, ज़्यादा शक्तियों को प्रयोग नहीं करने लग जाए, इसके लिए एक और सिद्धांत आ रहा है चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस, अब इसकी हिंदी मेरे दिमाग से गायब हो रही है ना, नियंत्रण और संतुलन, शायद इसकी ये हिंदी है। तो ये भी सिद्धांत इसमें लागू किया जाता है शक्ति पृथक्करण के साथ। पृथक्करण तो होता ही है, लेकिन साथ और चेक और बैलेंस का सिद्धांत भी लागू होता है, ताकि जब कोई अंग है वो अधिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए तो दूसरा अंग है उस पर नियंत्रण कर ले, मतलब शक्ति का पृथक्करण भी होता है और ये तीनों अंग आपस में एक दूसरे पर अपना कंट्रोल भी रखते हैं, ये होता है चेक एंड बैलेंस। तो यहाँ पर ये शक्ति पृथक्करण हो गया। अब मैं आपको अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था के बारे में भी कुछ बातें बता देता हूँ। अर्ध अध्यक्षीय, ठीक है, अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था क्या है? तो वही अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था के बारे में भी आप देख लेते हैं। तो इसमें पाया जाता है संसदीय प्लस अध्यक्षीय, इन दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रण होता है इसमें, मतलब दोनों की कुछ न कुछ विशेषताएं दोनों की इसमें ग्रहण की जाती है दोनों के लिए। इसका जन्मदाता है इस व्यवस्था का जो 5वां गणतंत्र था फ्रांस का, उसमें ये व्यवस्था अपनाई गई 1958 में। 5वां गणतंत्र, 5वां संविधान बना था इनका, ठीक है ना। तो जैसे फ्रांस की मैं चर्चा कर लेता हूँ, फ्रांस की ही मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसे फ्रांस में एक होता है प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट, प्रधानमंत्री व कैबिनेट। एक हो गई हमारी विधायिका, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सरकारें ज़्यादा टिक नहीं पा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा संविधान बनाए जिसमें उत्तरदायित्व भी हो और जिसमें स्थायित्व भी हो, दोनों चीज़ों का समावेश। तो उत्तरदायित्व तो पाया जाता है संसदीय व्यवस्था में और स्थायित्व मिलता है आपको अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो दोनों का इन्होंने एक ऐसा मिक्सचर तैयार किया, विधायिका और राष्ट्रपति। तो सबसे कमज़ोर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। तो जो राष्ट्रपति होता है इसका भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इनके सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है और इनका भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो प्रधानमंत्री कौन बनता है? बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनाता है, ठीक है ना। और दूसरा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यहाँ पर विधायिका से नहीं होता है, वो अलग ही होता है, राष्ट्रपति विधायिका से नहीं होता है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो लेकिन राष्ट्रपति शक्तिशाली होता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री है उसका प्रधान कलर होता है राष्ट्रपति का, क्योंकि प्रधानमंत्री दो तरह से पिसता है। पहली बात, यहाँ पर उत्तरदायित्व पाया जाता है। तो विधायिका है जो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है कैबिनेट के खिलाफ, तो बेचारा राष्ट्रपति इधर से गया। दूसरा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो राष्ट्रपति के प्रति रहता है, तो राष्ट्रपति भी उसे हटा सकता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री दोनों तरह से ही घिरा रहता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर, फ्रांस की व्यवस्था बोलते हैं हम हाइपर प्रेसिडेंशियल, ये कहा जाता है इसके बारे में। उच्च अध्यक्षीय व्यवस्था, जैसे है तो अध्यक्षीय व्यवस्था का रूप, लेकिन हाइपर अध्यक्षीय, क्योंकि इसमें प्रधान जो राष्ट्रपति होती है ना वही है शासन का प्रमुख, उसी की चलती ज़्यादा, इसलिए हाइपर प्रेसिडेंशियल। दूसरा एक शब्दावली सुपर प्रेसिडेंशियल, पर प्रेसिडेंशियल, ये शब्दावली प्रयोग की जाती है रूस के संदर्भ में, क्योंकि रूस में प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा है, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारे पुतिन, उसका ही तो विधायिका पे कब्जा है, उसी का ही मंत्रिमंडल पे कब्जा है, तो वही पूरे देश का शासन कंट्रोल करता है। ऐसी व्यवस्था कहाँ है, जैसे फिनलैंड में आपको एक मतलब बैलेंस्ड व्यवस्था मिलेगी अध्यक्षीय व्यवस्था का, फिनलैंड में भी है ये व्यवस्था। और दूसरा श्रीलंका में भी है, फ्रांस में भी है। तो फिनलैंड में कितना अच्छा सही इसका बैलेंस कर रखा है कि जो विदेशी मामले वो तो देख लेता है उनका राष्ट्रपति, और घरेलू राजनीति हो गई, घरेलू मामले वो देख लेता पीएम और कैबिनेट। तो ये सिस्टम, तो यहाँ पर बैलेंस है। लेकिन फ्रांस में बैलेंस नहीं, तो उसको हाइपर कहा जाता है। जो रशिया में बैलेंस नहीं, उसको सुपर कैबिनेट, सुपर प्रेसिडेंशियल व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है ना।
तो ये इनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हमारा रह रहा है, क्या रह रहा है, शुरुआत में मैंने चर्चा की थी कि मैं आपसे संघात्मक और एकात्मक के बारे में भी व्यवस्थित चर्चा करूँगा। संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था, इनके बारे में भी हमको विस्तृत रूप से चर्चा करनी है, ठीक है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं। संघ व इकाई के संबंधों के आधार पर ये बनती है व्यवस्थाएं। तो इनके आधार पर 3 प्रकार की व्यवस्था होती है। संघ व इकाई के संबंध। तो एक हम देख लेते हैं, वो अब है नहीं कहीं। 3 तरह की व्यवस्था होती है, हम 2 ही पढ़ते हैं क्योंकि वो 2 ही है। अब तीसरी व्यवस्था का अस्तित्व नहीं है। एक होता है परिसंघात्मक, एक होता है संघात्मक, एक होता है एकात्मक। अब इनको हम विस्तृत देखेंगे, लेकिन इनके बारे में थोड़ा मैं आपको वैसे ही बोल के बताता हूँ। ये केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर, तो जहाँ पर केंद्र बिल्कुल कमज़ोर होता है, जो सारी शक्तियाँ होती है, जो मूल शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति होती है, वो राज्य के पास होती है। राज्य जब चाहे संघ से अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। वो जब चाहे संघ से अलग हो सकते हैं, इसलिए इसको कहता है परिसंघात व्यवस्था। तो परिसंघात्मक जो शब्द है ये स्विट्जरलैंड के संविधान में प्रयोग किया गया है, लेकिन वहाँ भी अब धीरे धीरे मतलब जब ऐसा व्यवस्था कर दी गई कि अब वो राज्य अलग नहीं हो सकते वहाँ के कैंटन। दूसरी बात, जब अमेरिका का संविधान बनाया गया तब उसको भी परिसंघ ही बनाया गया था, राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण किया था वहाँ। तो उनको शुरुआत में अधिकार था, लेकिन जब न्यायिक निर्णयों के द्वारा अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि वो भी अलग नहीं हो सकते। दूसरी बात, हम वर्तमान व्यवस्था में देख सकते हैं, जैसे यूएनओ है, तो वहाँ केंद्र है यूएनओ, तो उससे राज्य अलग हो सकते हैं। तो यूएनओ खत्म हो जाएगा, लेकिन जो देश है वो हमेशा के लिए बने रहेंगे। तो ये है परिसंघ का मतलब। लेकिन यहाँ पर हम जो मेन चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले संघात्मक और एकात्मक की। यहाँ पर अगर सूत्र देखें हम, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, मतलब संघ का विनाश हो सकता है, विनाशी संघ है ये सूत्र। ऐसे इनके सूत्र बन जाएंगे, वो भी हम देख लेंगे। अब देखते हैं हम संघात्मक व्यवस्था। अब संघात्मक में भी जो हमने पहले पढ़ा था, संघात्मक में भी संसदीय व्यवस्था पाई जा सकती है। संघात्मक में एकात्मक में मिल सकती है, वो एकात्मक क्या, अध्यक्षीय मिल सकती है, और इसमें अर्ध अध्यक्षीय मिल सकती है। ठीक है ना, इसमें अर्ध, जो ऐसा देश जो संघात्मक भी हो और संसदीय भी हो, तो ऐसा देश आपको मिल जाएगा, जैसे भारत है। तो भारत में संघ है, मतलब केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, इनके संबंधों के आधार पर ये व्यवस्था बनती है। कनाडा है, क्योंकि यह संसदीय व्यवस्था है और यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था भी है। इसके अलावा जैसे ऑस्ट्रेलिया है और जर्मनी, यहाँ पर आपको संघात्मक व्यवस्था के साथ संसदीय व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। और संघात्मक व्यवस्था के साथ अध्यक्षात्मक व्यवस्था, जैसे यूएसए, यहाँ पर संघात्मक है और अध्यक्षीय भी है। जैसे ब्राज़ील, जैसे साउथ अफ्रीका, जैसे अर्जेंटीना, जैसे नाइजीरिया। और ऐसा देश मुझे कोई मिला नहीं है जो कि क्या बोलते हैं संघात्मक के साथ है अर्ध अध्यक्ष। अरे हाँ, ऐसा देश है ना, हमारे रसिया। तो रूस में मैंने आपको बताया कि अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था पाई जाती है। दूसरा, वहाँ संघात्मक व्यवस्था, वहाँ पर राज्य भी है और राज्यों को संविधान में भी शक्तियाँ दी गई हैं। और अब हम देख लेते हैं एकात्मक व्यवस्था के उदाहरण देख लेते कुछ पहले, फिर हम इनकी आपस में अंतर करेंगे दोनों में।
दोनों में फिर हम अंतर करेंगे। तो एकात्मक में भी तीनों व्यवस्थाएं मिल जाएगी आपको, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक। तो संसदात्मक में जैसे यूके, एक ही सरकार होती है यहाँ पे, मतलब राज्यों की अलग से कोई सरकार इसे नहीं होती। और जापान, हाँ इसकी कह रहा था मैं, ऐसा कोई मुझे देश मिला नहीं है, लेकिन हो सकती है ऐसी व्यवस्था। और अर्ध अध्यक्षात्मक में आपको फ्रांस मिल जाएगा, यहाँ पे एक ही सरकार होती है। और श्रीलंका मिल जाएगा, SL शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब इनमें अंतर देख लेते हैं हम। संघात्मक, एकात्मक, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो समस्त शक्ति है ना वो केंद्र में होती है। समस्त शक्ति केंद्र में होती है, एक ही सरकार पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, शक्ति का बंटवारा होता है। उल्टा लिख दिया यार, काटना पड़ेगा, उल्टा लिखा गया। इसमें आएगा नहीं, लेकिन मैं अंतर से समझाता ना तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आता, दोनों में अंतर पता चलता। लेकिन क्या इसका यार, एक क्या हो गया इसको। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ही आए, ठीक है ना। अब संघात्मक, इसमें क्या होता है, शक्ति का बंटवारा, शॉर्ट में लिख रहे थे। केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का बंटवारा होता है, बाकायदा इसमें संविधान में वर्णित होती है राज्यों की भी अलग से शक्ति, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो केंद्र है उसके पास ही, केंद्र के पास ही शक्ति होती है, केंद्र के पास समस्त शक्ति पाई जाती है। ये बंटवारा नहीं करता है, संविधान द्वारा पूरी शक्ति इसे ही दी गई है। ये चाहे तो जो राज्य है होते सुविधा के लिए यहाँ पर, और ये उन्हें शक्तियाँ देता है, लेकिन संविधान में कोई वर्णन नहीं होता है। दूसरा, हम जैसे इसकी विशेषता देखा तो यहाँ पर ये है, संघात्मक व्यवस्था आपको बड़े देशों में मिलेगी ज़्यादातर, ऐसा नहीं, बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। बड़े देशों या जहाँ पर जो निर्जातीय है ना, सामुदायिक देश है, तो वहाँ पर ये व्यवस्था मिलेगी। और ये व्यवस्था आपको छोटे देशों के लिए उपयुक्त होती है। छोटे देशों के लिए ये, छोटे देशों में ये व्यवस्था चल सकती है, ठीक है ना। तो इसका एक अपवाद भी मिल जाएगा आपको, बड़े देश जैसे चीन है, ये इसका अपवाद है। चीन है, इसका अपवाद है, क्योंकि बड़ा देश है और यहाँ पर देखो एकात्मक व्यवस्थाएं पाई जाती, ठीक है ना। और हम इसमें अंतर कर सकते हैं, एक अंतर देख लेते हैं हम। यहाँ पर नागरिकता है ना, इकहरी भी हो सकती है, दोहरी भी हो सकती है और तिहरी भी हो सकती है। मतलब केंद्र के अलग, राज्यों के अलग, या फिर इकाइयों जो है ना स्थानीय स्वशासन, उनकी भी अलग हो सकती है। लेकिन जो एकात्म व्यवस्था है वहाँ पर आपको एकल नागरिकता ही मिलेगी, मतलब सिर्फ केंद्र की नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है ना। और अंतर क्या हो सकता है इसमें, चौथा, और ये हो सकता है यहाँ पर जो संविधान है वो लिखित होता है। ये इसकी विशेषता है, लिखित व कठोर संविधान पाया जाता है। कठोर संविधान, यहाँ पर क्या बोलते हैं, चौथी विषय, संविधान लिखित भी हो सकता है, लिखित या अलिखित भी हो सकता है, जैसे ब्रिटेन में है। तो ऐसी कोई नियम नहीं है कि संविधान लिखित हो, कठोर हो। और देखते हैं हम कितनी व्यवस्था कर ली हमने, विशेषताएं 4 कर ली, 5वीं।
और यहाँ पर जो संविधान है संघात्मक, संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान सर्वोच्च। और यहाँ पर संसद सर्वोच्च होती है, संसद कुछ भी कर सकती है। और एक विशेष देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो इकाइयाँ होती हैं ना, इकाइयाँ मतलब राज्य, इकाइयाँ स्वायत्त होती है, वो अपने क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र रहकर कार्य करती है ना। और यहाँ पर क्या होती है, इकाइयाँ तो होती है यहाँ पर, ये नहीं कि इकाइयाँ नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वो जो संघ है उसकी एजेंट होती है, संघ की एक एजेंट होती है, बस और कुछ भी नहीं होती, ये एजेंट होती है। दूसरा, यहाँ पर न्यायपालिका है ना, वो स्वतंत्र होती है, यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर स्वतंत्र नहीं होती है, ज़्यादातर ये होता है कार्यपालिका से ही वो जुड़ी रहती है, ठीक है ना। और क्या कह सकें, इसके अलावा एक और विषय था, जो यहाँ पर 2 सदन अवश्य ही होते हैं, 2 सदन अनिवार्य। दूसरा, यहाँ हो भी सकते, जैसे ब्रिटेन है, एकात्म व्यवस्था लेकिन 2 सदन है, हो सकते है और नहीं भी, ठीक है ना। 8 9 9 आप देखते हैं यहाँ पर जो इकाइयाँ है, इकाइयों का उच्च सदन में प्रतिनिधित्व पाया जाता है। और यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। मतलब यहाँ जो दूसरा सदन संघात्मक व्यवस्था में जो उच्च सदन होता है उसमें इकाइयों का ही प्रतिनिधित्व होता है, वो इकाइयों के लिए ही बनाया जाता है उसको। जैसे हमारे यहाँ पर कहते हैं राज्यसभा, कहते हैं मतलब राज्यों का सदन, तो राज्यों के लिए ही वो सदन बनाया जाता है। लेकिन एकात्मक में ज़्यादातर एक ही सदन पाया जाता है, लेकिन कहीं 2 सदन हो सकते हैं। जैसे ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है लेकिन 2 सदन, तो वहाँ पर से कुछ विशेष वर्गों का वो प्रतिनिधित्व कर सकता है। जैसे लोकसभा सभा पाई जाती है, वो क्या करती है, पूंजीपतियों का इनका समर्थन करती है वो, ठीक है। तो ऐसा पाया जाता है यहाँ पर। दूसरा, लास्ट विशेषता हम ये देख लेते हैं कि जहाँ पर संघात्मक व्यवस्था होती है ना, वो शक्तियाँ है ना, वो मौलिक होती है, मौलिक होती है। ये नहीं कि केंद्र द्वारा दी जाती, केंद्र द्वारा नहीं जाती, उनको बाकायदा संविधान में वर्णित होती है। वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहकर अलग सरकार चलाते हैं, राज्य की अलग सरकार होती है, तो यहाँ पर मौलिक होती है। जबकि यहाँ होती है शक्तियाँ तो होती है, यहाँ पर प्रशासनिक सुविधा के लिए ये इकाइयाँ तो बनाई होती है, लेकिन शक्तियाँ प्रदत्त होती है राज्य के द्वारा। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है उनके साथ, कभी भी वो उनको ख़त्म कर सकता है, इकाइयों को कभी भी वो शक्तियाँ छीन सकता है, तो प्रदत्त होती है। तो ये आज का मैंने वीडियो बनाया आपके लिए, संसदीय अध्यक्षीय, अर्धाध्यक्षीय और संघात्मक और एकात्मक। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।